ये कहानी चार दोस्तों की है। आर्यन, राज, रुद्र और देव, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक गांव में फैक्ट्री लगाना चाहते थे। हालांकि चारों का परिवार काफी बड़ा और अमीर था, फिर भी वे अपने दम पर कुछ करना चाहते थे। परिवार की मदद से उन्हें फैक्ट्री के लिए पैसे और जमीन दोनों मिल गए थे, लेकिन आगे का सारा काम उन्हें खुद ही संभालना था। इसी सिलसिले में उन्हें उस गांव जाना था जहां फैक्ट्री बनने वाली थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। चारों दोस्त एक साथ आर्यन के घर डिनर कर रहे थे। तभी आर्यन के पापा ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैंने उस गांव में एक बंगला खरीद लिया है। वहां तुम लोग आराम से रह सकोगे। हालांकि बंगला थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर थोड़ी मरम्मत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब हरीश उस बंगले को खरीद कर लौटा था तो उसने बताया कि गांव के लोग उस बंगले को खरीदने से मना कर रहे थे, लेकिन वजह कुछ साफ नहीं बता रहे थे। यहां तक कि बंगले के मालिक ने अंदर से बंगला दिखाया भी नहीं था। हरीश आर्यन के पापा का बटलर था, जो घर का हर छोटा बड़ा काम देखता था। इस पर रुद्र ने कहा, हो सकता है वे नहीं चाहते हो कि कोई बाहर का आदमी उनके गांव में आए। आर्यन बोला, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। सभी दोस्तों ने उसकी बात पर हामी भर दी। डिनर के बाद चारों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह उन्हें गांव के लिए निकलना था, इसलिए सबने पैकिंग की और सो गए। सुबह होते ही वे गांव के लिए रवाना हो गए। 7-8 घंटे की यात्रा के बाद सड़क किनारे लगे एक बोर्ड पर लिखा दिखा, अजबगढ़। चारों ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार हम पहुंच ही गए। शाम हो चुकी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी बंगले के सामने लगाई और सामान उतारने लगे। तभी देव ने कहा, यार, जब हम आ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले हमें घूर रहे हों। रुद्र हंसते हुए बोला, हाँ देव, मैंने भी देखा था। क्या पता वे अपनी बेटियों की शादी तुझसे कराना चाहते हो, आखिर तू इतना हैंडसम जो है। इस पर सभी दोस्त हंस पड़े, लेकिन देव ने गंभीर होकर कहा, मजाक छोड़ो, सच में वे ऐसे देख रहे थे जैसे हमारा यहां आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। आर्यन बोला, पापा ने भी कहा था कि गांव वाले इस बंगले को खरीदने से मना कर रहे थे। अब हम यहां आए हैं तो उनका ऐसा रिएक्शन होना स्वाभाविक है। चलो ये सब छोड़ो, पहले अंदर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर गांव में थोड़ा घूमेंगे और किसी से बात करके देखेंगे। सब इस बात पर राजी हो गए। वे जैसे ही बंगले का दरवाजा खोलने लगे, उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ था। आर्यन ने अपनी बैग से चाबी निकाली और ताला खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने वाले थे, तभी एक लड़का वहां आ पहुंचा, लगभग उन्हीं की उम्र का। उसने घबराए हुए स्वर में कहा, आप लोग इस दरवाजे को मत खोलिए, आप नहीं जानते कि इसके पीछे क्या है। चारों दोस्तों ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम कौन हो और इस दरवाजे के पीछे क्या है, कोई भूत या आत्मा? और वे हंसने लगे, लेकिन उस लड़के के गंभीर चेहरे को देखकर वे अचानक चुप हो गए। लड़के ने फिर कहा, आप लोग शहर से आए हैं इसलिए मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, बस इतना कहूंगा कि इस बंगले को छोड़कर चले जाइए। वे अपनी बात पूरी ही कर रहा था, तभी एक औरत की आवाज आई, वंश। लड़के ने मुड़कर देखा, उसकी मां उसकी ओर आ रही थी। वंश ने जल्दी से कहा, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, और वे चला गया। वंश की मां ने उससे पूछा, तू उससे क्या बात कर रहा था? वंश बोला, मां, वे शहर से आए हैं, अगर हम में से किसी ने उनकी मदद नहीं की तो उनकी जान भी जा सकती है। उसकी मां ने डरते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर हमने कुछ भी किया या जिक्र भी किया तो फिर से वही होगा जो 7 साल पहले हुआ था। वंश बोला, हां, पर वे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी मां ने उसे चुप करा दिया। इधर चारों दोस्त अभी भी बंगले के बाहर खड़े वंश की बातों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अंदर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अचानक आसमान घने काले बादलों से घिर गया और बिजली चमकने लगी। राज ने कहा, यह मौसम अचानक कैसे बदल गया? गूगल पर तो बारिश की कोई जानकारी नहीं दिखा रहा था। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी गूगल भी फेल हो जाता है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, इससे पहले कि बारिश और तेज हो जाए।
चारों अपना अपना सामान लेकर अंदर चले गए। देव ने कहा, यार कोई लाइट का स्विच ढूंढो। रुद्र ने लाइट ऑन करते हुए कहा, ये रहा। बंगले के ग्राउंड फ्लोर पर कुल 6 कमरे थे। चारों ने अपने अपने लिए एक एक कमरा चुन लिया और फ्रेश होने चले गए। देव अपने कमरे में गया, बैग रखा और वॉशरूम में हाथ मुंह धोने लगा। तभी अचानक वॉशरूम की लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगी। उसने खुद से कहा, इतने समय से यहां कोई नहीं रहा होगा, शायद वायरिंग में ही कुछ दिक्कत होगी, और वे बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त फ्रेश होकर हॉल में मिले। वे गांव में बाहर घूमने जाना चाहते थे, लेकिन बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि बाहर जाना मुमकिन नहीं था। आर्यन ने कहा, इतनी बारिश में अब हम बाहर तो नहीं जा सकते, तो क्यों ना इसी बंगले का जायजा ले लिया जाए। इस बात पर सभी दोस्त राजी हो गए और बंगले में घूमने लगे। घूमते घूमते वे दूसरी मंजिल पर एक ऐसे कमरे के पास पहुंच गए जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वे ताला कई लाल धागों और रुद्राक्षों से लपेटा गया था। ये दृश्य अपने आप में ही अजीब और डरावना लग रहा था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, इस कमरे पर ताला, वो भी इन धागों और रुद्राक्षों से बंधा हुआ। इसकी चाबी तो पापा ने मुझे दी ही नहीं थी। तभी रुद्र ने कहा, आर्यन कहाँ खो गया और इस कमरे की चाबी कहाँ है? आर्यन बोला, यार इस कमरे की चाबी मेरे पास नहीं है। राज ने हैरानी से पूछा, तेरे पास नहीं है मतलब? आर्यन ने कहा, मतलब पापा ने मुझे इसकी चाबी नहीं दी और इस कमरे के बारे में कुछ बताया भी नहीं था। सब दोस्तों ने आपस में देखा और बोले, एक बार फोन करके पूछ ले कि चाबी उनके पास है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या हम इस कमरे का ताला तोड़ दें? आर्यन ने फोन निकाला और अपने पापा का नंबर मिलाया, लेकिन फोन लगा ही नहीं। उसने कहा, शायद यहाँ सिग्नल नहीं है। बाकी सभी ने भी अपने अपने फोन चेक किए, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद सबने कहा, चलो ताला तोड़ ही देते हैं। वे नीचे से हथौड़ा लेकर आ गए। सबसे पहले उन्होंने ताले से बंधे सारे लाल धागे और रुद्राक्ष हटाने शुरू किए। जैसे ही आखिरी रुद्राक्ष ताले से अलग हुआ, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में बिजलियां जोर जोर से चमकने लगी और बारिश ऐसी होने लगी मानो आज पूरा अजबगढ़ पानी में डूब जाएगा। आर्यन ने हथौड़े से ताले पर वार किया। कुछ ही वारों में ताला टूटकर नीचे गिर गया। जैसे ही ताला टूटा, दूर कहीं से भेड़ियों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, और फिर जितनी अचानक बारिश शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक वे रुक भी गई। हवाएं थम गईं। पूरा वातावरण एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। ऐसा सन्नाटा कि मानो एक सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाए। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस सन्नाटे को चीरती हुई एक हल्की लेकिन बेहद डरावनी हंसी सुनाई देने लगी, जो हर पल के साथ और तेज होती जा रही थी। चारों दोस्तों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी राज की नजर ऊपर गई। वे डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था। उसकी हालत ऐसी थी कि वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, मानो कोई बेजान पुतला बन गया हो। राज को ऊपर देखते देख बाकी तीनों ने भी अपनी नजर ऊपर दौड़ाई और डर के मारे सबकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि ठीक हवा के बीचों बीच लाल साड़ी पहने एक औरत लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी का भी दिल दहला दे। किसी तरह वे अपने होश में आए और जान बचाने के लिए बंगले से बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अब वे बस उस लाल साड़ी वाली औरत को ही देख रहे थे। वे औरत धीरे धीरे नीचे उतरी और ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वे चारों दोस्त अब काफी डर चुके थे। उस औरत ने रुद्र को देखते हुए कहा, काफी समय हो चुका है। ये कहकर वे जोर जोर से हंसने लगी, और जैसे ही वे उन पर हमला करने ही वाली थी, तभी अचानक दरवाजा फिर से खुल गया और लाल साड़ी वाली औरत पीछे हट गई। चारों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वे औरत अचानक पीछे क्यों हट गई, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मौका मिलते ही वे बाहर भागने के लिए मुड़े। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु के वेश में एक बाबा उनके सामने खड़ा था। एक पल भी ना गंवाए, वे सभी तुरंत बंगले से बाहर निकल आए और बाबा ने बंगले का दरवाजा बंद कर दिया।
दरवाजा बंद होते ही वे गांव की ओर दौड़ने लगे। तभी बाबा ने उन्हें रुकने के लिए कहा। बाबा की बात सुनकर वे रुक तो गए, लेकिन बोले, हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। बाबा ने कहा, खतरा जरूर है, लेकिन अभी के लिए टल गया है। उन्होंने हैरानी से पूछा, टल गया है? हमने उसे हवा में लटका हुआ देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और आप कह रहे हैं कि खतरा टल गया है? अगर वे चाहती तो इस दरवाजे को तोड़ना कौन सी बड़ी बात थी? इस पर बाबा ने कहा, तुम लोगों ने उसे उड़ते हुए भी देखा है। अगर वे दरवाजा तोड़ सकती तो क्या वे तुम्हारा पीछा नहीं करती? फिर बाबा बोले, तुम लोग अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब यही है कि वे इस दरवाजे के पार नहीं जा सकती, कम से कम अभी नहीं। उसकी शक्तियां पूरी तरह वापस नहीं आई हैं, इसी वजह से वे मुझे देखकर पीछे हट गई। अगर उसकी सारी शक्तियां लौट आईं तो इस गांव को शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। इधर जब गांव में चारों दोस्त आपस में बात कर रहे थे, उधर शहर में कोई गुस्से में किसी से बहस कर रहा था। वे रुद्र के पिता थे, जो आर्यन के पिता से गुस्से में कह रहे थे, तुम्हें उस गांव में जमीन और वो बंगला लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। आर्यन के पिता ने कहा, मैंने तुम्हें फोन किया था और बताया भी था कि मैंने एक गांव में फैक्ट्री के लिए जमीन और बच्चों के लिए बंगला ले लिया है, लेकिन तुम उस समय मीटिंग में व्यस्त थे। तुमने रुद्र से भी बात नहीं की। उस दिन वो अपने पास चाहता था और ये बात उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। हमारे सारे बच्चे तुम्हारी वजह से मुसीबत में हैं। अगर तुमने इस प्रोजेक्ट में जरा सी भी रुचि दिखाई होती या अजाजगढ़ की बात हमें पहले बता दी होती तो आज वे इतनी बड़ी मुसीबत में न फंसते। रुद्र के पिता ने कहा, मैं क्या बताता कि एक ऐसा भी गांव है जहां भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। क्या तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करते? तभी देव और राज के पिता ने गुस्से में कहा, यह फोन भी पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। रुद्र के पिता बोले, फोन करना बेकार है, चाहे जितनी कोशिश कर लो, अब वहां पहुंचने के बाद ही उनसे संपर्क हो पाएगा। इधर गांव में चारों दोस्त बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा ने बंगले का दरवाजा बंद किया और उस पर धागे लपेटते हुए मंत्र पढ़ने लगे। जब बाबा ने मंत्र पढ़ना समाप्त किया और कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था, तभी बाबा ने इशारे से उन्हें चुप करा दिया। इसके बाद बाबा बंगले के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए चक्कर लगाने लगे। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने कहा, इससे कुछ समय तक वो इस बंगले से बाहर नहीं आ सकेगी। बाबा की बात सुनकर चारों दोस्त कुछ पल तक चुप खड़े रहे। चारों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन बाबा की आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी जो उन्हें थोड़ी राहत दे रही थी। बाबा ने कहा, अब तुम लोग मेरे साथ चलो, इस रात को यहां बिताना ठीक नहीं होगा। चारों दोस्त बिना कोई सवाल किए बाबा के पीछे पीछे चल पड़े। जैसी जैसे वो बंगले से दूर जा रहे थे, ठंडी हवा और तेज होती जा रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं मानो कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। अचानक रुद्र रुक गया। बाबा, क्या आपने भी सुना? सुना क्या? आर्यन ने घबरा कर पूछा। तभी उनके कानों में एक धीमी मगर खौफनाक हंसी गूंजी। वही हंसी लाल साड़ी वाली औरत की। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बंगला अब भी वहीं था, लेकिन उसकी खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, वो अभी बाहर नहीं आ सकती, लेकिन वो तुम्हें महसूस करा रही है कि वो अभी भी मौजूद है। वे जैसे तैसे गांव के एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर जर्जर था, मगर उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। बाबा ने मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही द्वार पर एक रेखा खींची और कुछ मंत्र पढ़े। आज रात तुम लोग यहीं रहोगे, बाबा ने कहा। यह स्थान सुरक्षित है। लेकिन रात जैसे जैसे गहराती गई, मंदिर की दीवारों पर अजीब साएं हिलने लगी। दीपक की लौ बार बार कांप रही थी। तभी देव ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, वो दीवार पर जो साया है वो इंसान जैसा क्यों लग रहा है? बाबा ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो इंसान ही थी कभी। इतना कहते ही मंदिर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धक धक धक। फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रुद्र। रुद्र का खून जैसे जम गया। बाबा, उसने मेरा नाम लिया।
बाबा ने आंखें खोलते हुए कहा, अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। उस आत्मा ने तुम्हें पहचान लिया है। और तभी मंदिर के द्वार पर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ाम। दीपक एक पल के लिए बुझ गया और अंधेरे में वही आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूं। आत्मा का रुद्र से क्या रिश्ता है? बाबा कौन है और उसे इस बंगले का रहस्य कैसे पता है? क्या बच्चे सुबह तक जिंदा रह पाएंगे?